नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे गेहूं और चावल की फसल के बारे में। गेहूं और चावल की फसल के स्थानिक वितरण, उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, साथ ही इन फसलों के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में और अन्य विशेषताओं के बारे में आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। पहले गेहूं की फसल के बारे में और फिर चावल की फसल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गेहूं के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। तो इस फसल के लिए जलवायु दशाओं में टेम्परेचर की यदि बात करें तो इस फसल को बोते समय टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस, फसल की वृद्धि के समय पकते समय 15 डिग्री सेल्सियस और फसल को जब काटा जाता है तब 20 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है इस फसल के लिए। यानी कि औसतन 15 डिग्री सेल्सियस तापमान इस फसल के लिए अनुकूल होता है गेहूं फसल के लिए। 100 दिन पाला जो है पाला मुक्त दिन होने चाहिए, पाला नहीं गिरना चाहिए। और वर्षा का जो है इस फसल के लिए 40 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर जो है इस फसल के लिए वर्षा अनुकूल होती है। दोमट मिट्टी और हल्की चिकनी मृदा या चरनोजम जो मिट्टी होती है, चरनोजम जो काली मृदा होती है, वो इस फसल के लिए उपयुक्त होती है, अनुकूल होती है। और अन्य फसलों की अपेक्षा जैसे चावल या जो अन्य फसलें हैं उनकी अपेक्षा यहाँ अपेक्षाकृत कम श्रम गहन फसल है। विश्व में प्रमुख गेहूं उत्पादक देश की यदि बात करें तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चीन में होता है, फिर भारत में और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में होता है। और इसके अलावा अन्य और देश हैं, परंतु इनके उत्पादन को समझने के लिए थोड़ा इस मानचित्र की सहायता से उत्पादन क्षेत्रों के संदर्भ में हम देखेंगे। तो जैसे चीन है, भारत है या जापान है, इन देशों में मेनली चीन और भारत और यूरोप के जो देशों में थोड़ा बहुत जो उत्पादन होता है, यूक्रेन को छोड़ के पश्चिमी यूरोप के देशों में जो चावल उत्पादन है, यहाँ पर चावल का उत्पादन जो है वो गहन कृषि के रूप में होता है। यानी कि यहाँ पर जो है कम क्षेत्र में अधिकाधिक फसल लेने का प्रयास किया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो है माध्यमों को अपनाकर कम से कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन का प्रयास किया जाता है। तो चीन और भारत जैसे जो अधिक जनसंख्या के जो देश हैं, जहाँ क्षेत्रफल की अपेक्षा एक बड़ी जनसंख्या जिन देशों में है, वहाँ पर चावल की कौन सी कृषि की जाती है, गेहूं की कौन सी कृषि की जाती है, तो गहन कृषि की जाती, इंटेंसिव फार्मिंग की जाती। इसके विपरीत तो ये दो क्षेत्र हुए मेन जो प्रमुख उत्पादक है, उनके संदर्भ देखें तो चीन और भारत में गेहूं की इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है, गहन कृषि की जाती है। इसके विपरीत अन्य जो अपन मेनली जो कंट्रीज देख रहे हैं, जैसे ये पूरा एक प्रदेश है जो स्टेपीज क्षेत्र है, ये जो पूरा एक क्षेत्र है पंपाज घास मैदान का क्षेत्र है, या अर्जेंटीना में ये प्रेरीज का क्षेत्र है यूएसए वाला, और ये अर्जेंटीना में जो है पंपाज के क्षेत्र, या दक्षिणी अफ्रीका में ये वेल्ड्स घास मैदान का क्षेत्र, और इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स जो है घास मैदान का क्षेत्र है। तो इन दोनों के अतिरिक्त यहाँ तो ये गहन कृषि क्षेत्र, इसके विपरीत ये जो 5 क्षेत्र हैं, ये स्टेपीज घास मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान स्टेपीज नाम से, ये प्रेरीज नाम से, ये पंपाज नाम से, ये वेल्ड नाम से और ये डाउन्स नाम से, ये जो क्षेत्र हैं ये बड़े विस्तृत घास के मैदान है शीतोष्ण। और अपेक्षाकृत ये जितने भी पांचों क्षेत्र हम देख रहे हैं, यहाँ क्षेत्रफल की अपेक्षा छोटी जनसंख्या है, जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल यहाँ विशाल क्षेत्रफल है। इन देशों में जो गेहूं की कृषि की जाती है वह विस्तृत कृषि की जाती है, यानी कि जहाँ बड़े बड़े कृषि के फार्म हैं और मशीनीकृत जो है यांत्रिक रूप से कृषि की जाती है। और जो गेहूं का निर्यात आगे हम जो पढ़ेंगे व्यापार के संदर्भ में, तो इन्हीं देशों से, इन्हीं क्षेत्रों से, क्योंकि यहाँ उत्पादन अधिक होता है और उत्पादन के संदर्भ में या क्षेत्र की तुलना में यहाँ की जनसंख्या कम है, तो यहाँ अधिशेष उत्पादन होता है जिसका विश्व में व्यापार किया जाता है। और जबकि
दूसरी तरफ चीन और भारत जैसे जो पहले दो जो बड़े उत्पादक हैं, इनकी जनसंख्या बड़ी है और गहन कृषि की जाती है, और यहाँ पर जो अधिकांश जो उत्पादन होता है उसका घरेलू खपत होती है, घरेलू उसका उपभोग हो जाता है। तो ये प्रमुख उत्पादन क्षेत्र बताया आपको मानचित्र की सहायता, जिसमें चीन और भारत तो जो है वो गहन कृषि के रूप में, और यहाँ से व्यापार अपेक्षाकृत कम होगा क्योंकि बड़े उत्पादक है, लेकिन उतने ही बड़े उपभोग भी यहाँ पर उपभोगकर्ता भी हैं क्योंकि इनकी जनसंख्या बड़ी है। इसके विपरीत ये जो 5 क्षेत्र हैं, स्टेपीज, प्रेरीज, पंपाज, वेल्ड्स और डाउन्स, ये डाउन्स, तो इन क्षेत्रों में जो है विस्तृत रूप से गेहूं की कृषि की जाती है और अधिक से उत्पादन प्राप्त होता है यहाँ से, जिसका विश्व में जहाँ पर मांग है वहाँ पर इन देशों से निर्यात किया जाता है। अब इनको अगर कंट्रीज वाइज बताएं तो स्टेपीज का ये जो क्षेत्र है वो पूर्वी यूरोप में यूक्रेन से शुरू होता है और फिर ये मध्य एशिया के देशों से होता हुआ रसिया तक और आगे मंचूरिया तक ये क्षेत्र जाता है। दूसरा ये प्रेरीज का जो क्षेत्र है वह यूएसए और कनाडा देश में। पंपाज का जो क्षेत्र है वो मेनली अर्जेंटीना कंट्री में। वेल्ड्स घास मैदान का ये जो क्षेत्र है ये दक्षिणी अफ्रीका देश में, और डाउन्स का ये क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज में। तो ये उत्पादन क्षेत्र बताए, और जो विस्तृत कृषि के क्षेत्र है वह व्यापार करता देश भी है, यहाँ से निर्यात किया जाता है गेहूँ फसल का। तो ये कंट्रीज़ यहाँ पर बताए आपको, इन्हीं के बारे में मानचित्रिक सहायता से हमने पढ़ा है गेहूं के उत्पादन क्षेत्रों के बारे में। अब विश्व व्यापार के संदर्भ में पुनः एक बार जानते हैं। तो गेहूं का जो बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ टन गेहूं का इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो इसके कुल उत्पादन का लगभग 18% गेहूं जो है वो विश्व व्यापार होता है उसका। और इसका प्रधान कारण क्या है, तो गेहूं की कृषि मुख्यतः विरल जनसंख्या वाले देशों में आधुनिक यंत्रों की सहायता की जाती है, यानी कि जो भी ये घास मैदान वाले क्षेत्र बताए वो अपेक्षाकृत कम जनसंख्या क्षेत्र हैं, और वहाँ गेहूं की विस्तृत कृषि, यांत्रिक कृषि, फार्म, बड़े बड़े फार्मों में मशीनों की सहायता से कृषि की जाती है, और वहाँ अधिशेष उत्पादन होता है और मांग वहाँ पर कम है क्योंकि जनसंख्या छोटी है, तो इन देशों से गेहूं का निर्यात किया जाता है। प्रमुख निर्यातक देश कौन से होंगे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा यानी कि प्रेरीज वाला क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया यानी कि डाउन्स वाला क्षेत्र, यूक्रेन वाला यानी कि स्टेपीज क्षेत्र, अर्जेंटीना यानी कि पंपास घास मैदान वाला क्षेत्र। फ्रांस में भी गेहूं का उत्पादन होता है और जनसंख्या इतनी बड़ी नहीं थी, यहाँ से भी कुछ मात्रा में निर्यात होता है, लेकिन मुख्य रूप से निर्यातक देश ये हुए। अब आयात कहाँ होगा, तो यूरोपियन देश जो है वो प्रमुख आयातक हैं, जिसमें ब्रिटेन है, जर्मनी है, फिनलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे। इसके अतिरिक्त अन्य देशों में क्यूबा, जापान, लाइबेरिया, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, यूएई, ईरान, इन देशों में भी जो है गेहूं निर्यात किया जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील जो एक जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का 5वां बड़ा देश है, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा गेहूं आयातक देश है, यानी कि ब्राज़ील जो है क्षेत्रफल में भी 5वां स्थान है, जनसंख्या में 5वां स्थान है, और यह देश जो है गेहूं का आयात कर, जबकि इसका जो पड़ोसी अर्जेंटीना है वो बड़ा एक गेहूं उत्पादक देश है, और वहाँ से ब्राज़ील को गेहूं निर्यात किया जाता है, और अन्य देशों से भी ब्राज़ील आयात करता है। तो ये हमने गेहूं के बारे में पढ़ा। इस गेहूं के जो विश्व व्यापार को एक मानचित्र की सहायता से अपन और इसको समझते हैं। भौगोलिक दशाओं के बारे में पढ़ा, विश्व वितरण, उत्पादन के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में भी हमने समझा। इसको एक मानचित्र की सहायता से थोड़ा और अपन बेहतर इसको समझते हैं। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया वहीं कि जो इन मार्गों की जो मोटाई जहाँ अधिक है, यानी कि वहाँ व्यापार का वॉल्यूम अधिक, यानी कि अधिक मात्रा में व्यापार हो रहा है, और जहाँ इन मार्गों की मोटाई कम बता रखी है, यानी कि वहाँ व्यापार जो है उसका जो वॉल्यूम है, मात्रा है, वो कम मात्रा में व्यापार हो रहा है। तो अपन इस मानचित्र से देखें तो ये जो कनाडा और यूएसए का ये जो क्षेत्र है, जो बड़े गेहूं उत्पादक है, यहाँ से जो
मुख्यतः निर्यात कहाँ किया जा रहा है? यूरोपीय देशों को। इसी प्रकार ये पंपाज का जो अर्जेंटीना का ये पंपाज क्षेत्र, यहाँ से भी निर्यात कहाँ किया जा रहा है? यूरोपीय देशों को। इसी प्रकार से जो है ये अपन ने देखा कि निर्यात हुआ यूएसए से, कनाडा से, यूएसए से और अर्जेंटीना से यूरोपीय देशों को। इसी प्रकार यूएस और कनाडा से जो है और जो है ये निर्यात होता है इधर एशियाई कंट्रीज़ को, क्योंकि ये बड़े उत्पादक हैं गेहूं के। इसी प्रकार यूएसए का जो पश्चिमी तट है, यहाँ से पश्चिम वाले भाग से भी गेहूं का निर्यात किया जाता है। ये भी जापान और ये जो कोरिया जो देश है और जापान, यहाँ पर इन देशों को भी यूएसए से गेहूं आयात होता है। गेहूं यहाँ पर इन देशों को भेजा जाता है यूएसए से। तो इस प्रकार से ये विश्व व्यापार के संदर्भ में भी हमने देखा। मेनली जो ये शीतोष्णकटिबंधीय जो घास मैदान के जो बड़े घास मैदान है और वहाँ पर जो विस्तृत कृषि की जा रही है उन देशों में, वहाँ से यूरोपीय देशों को और अन्य जो बड़ी जनसंख्या के अन्य जो प्रदेश हैं जहाँ मांग है, वहाँ इन देशों से निर्यात किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे चावल की फसल के बारे में। चावल की फसल के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाओं से अगर अपन बात शुरू करें तो यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है और अधिक आर्द्रता यानी कि उष्ण आर्द्र फसल है। अधिक तापमान और अधिक वर्षा की फसल है। चावल की फसल को अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है और रोपण के समय और वृद्धि काल के दौरान यदि खेत जलमग्न होते हैं, पानी से भरे रहते हैं, तो चावल की फसल अच्छी होती है। काटने समय जो है खेत सूख जाना चाहिए, लेकिन वृद्धि काल में यदि पर्याप्त पानी होता है और खेत पानी से भरे रहते हैं तो फसल के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। वर्षा जो है 200 से 300 सेमी वर्षा जो है चावल की कृषि के लिए अनुकूल होती है। काप मिट्टी, दोमट मिट्टी, रंध्र रहित चीका मिट्टी जो है वो चावल की कृषि के लिए अनुकूल होती है और ये अपेक्षाकृत श्रम गहन फसल है। चावल का जो मोस्टली जो प्रोडक्शन होता है वो एशियाई देशों में होता है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो देश हैं वो चावल के मुख्य उत्पादक हैं। एशिया में भी दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश। विश्व का 90% चावल उत्पादन जो है इन्हीं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से होता है, जिसमें अग्रणी उत्पादक हैं चीन, भारत, जापान, 3 सबसे बड़े उत्पादक हैं। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया ये भी चावल के बड़े उत्पादक देश हैं। विश्व के अन्य महाद्वीपों पर अन्य जो देश है उसमें यूएसए, मिस्र, यूरोप के कुछ भागों में चावल का उत्पादन होता है। दक्षिण अमेरिका में भी, ब्राज़ील, कोलंबिया में, परंतु जो मोस्टली जो उत्पादन होता है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में चीन, भारत, जापान, बांग्लादेश इन देशों में। मानचित्र की सहायता से वो समझते हैं तो जो मुख्य मानसून एशिया जिस दक्षिण पूर्वी एशिया जहाँ की जलवायु मानसून है, जिसके आधार पर इसको मानसून एशिया भी कहा जाता है, और वहाँ पे ये प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हम देख रहे हैं। जैसे भारत के पश्चिम और पूर्वी तटीय क्षेत्र प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र, गंगा घाटी का क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी का क्षेत्र, ऐसी पाकिस्तान में सिंधु नदी का डेल्टा वाला क्षेत्र, ऐसी दक्षिण पूर्वी एशिया के ये जो आइलैंड्स हैं इन द्वीपीय क्षेत्रों में, इंडोनेशिया के द्वीप और ये दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य क्षेत्र, चीन देश में यांगत्से कियांग की घाटी, दक्षिणी चीन का जो तटीय क्षेत्र, ये प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्र है। जापान भी प्रमुख एक चावल उत्पादक देश है। तो इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जो है चावल का उत्पादन होता है। अब जानते हैं हम व्यापार के बारे में। तो चावल के व्यापार के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की यदि अपन बात करें तो जो बड़े जो उत्पादक हैं चावल के, जैसे गेहूं में जो गेहूं के बड़े उत्पादक थे देश थे, वहाँ घरेलू मांग कम थी तो उन देशों से निर्यात हो रहा था। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़े जो चावल उत्पादक देश हैं चीन, भारत, जापान, इनकी बड़ी जनसंख्या है तो यहाँ की घरेलू मांग अधिक है, जिसकी वजह से चावल निर्यात इन देशों से अपेक्षाकृत कम होता है। और चावल के जो बड़े निर्यातक देश हैं वो ये दक्षिणी पूर्व, ये चीन बड़ा उत्पादक लेकिन बड़ा उपभोग करता देश है।
भारत में भी यही स्थिति है और जापान की। लेकिन ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण में भारत, पूर्व में चीन, जापान, लेकिन दोनों देशों के बीच यहाँ ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं, खास करके वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, इन देशों में जो है इनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत छोटी है और यहाँ जो बड़ा उत्पन्न होता है इस क्षेत्र को चावल का कटोरा भी कहते हैं। तो यहाँ से जो है चावल का निर्यात होता है। ये देश बड़ी मात्रा में चावल निर्यात करते हैं। यह आप चावल के निर्यात को अपन यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ये जो प्रदेश हैं, यहाँ से चावल निर्यात होता है विश्व के विभिन्न देशों में। इवन मेन उपभोग भी एशियाई देशों में चावल का अधिक होता है। तो इसी क्षेत्र से ये जापान को, कोरिया को, कुछ मात्रा में चीन को, इधर श्रीलंका को, इन सभी देशों में जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से चावल फसल का निर्यात किया जाता है। जैसा आपको बताया, मुख्य जो निर्यातक देश हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ताइवान आदि हैं। और ये देश जो हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के जो कुछ देश हैं, ये विश्व का लगभग 3/4 चावल जो है वो निर्यात करते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने गेहूं और चावल की फसलों के बारे में, स्थानिक वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जाना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।